वेक्टर को डिफाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए? जैसे एक वेक्टर ए लिखा हुआ है, तो इसको डिफाइन करने के लिए हम यहाँ एक एरो टाइप लगा देते हैं ना, वेक्टर ए ऐसे लिखते हैं ना एरो लगा के, तो आप ऐसे डैश लगा के भी लिख सकते हैं। तो वेक्टर ए को डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए? उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए और उस वेक्टर की डायरेक्शन। ये हो गया उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये हो गया उस वेक्टर की डायरेक्शन। डायरेक्शन वेक्टर को ही हम क्या कहते हैं? डायरेक्शन वेक्टर को ही हम क्या नाम देते हैं? यूनिट वेक्टर। जैसे यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 ही आ जाता है। तो ये डायरेक्शन वेक्टर बोलो या क्या बोलो? यूनिट वेक्टर। तो डायरेक्शन वेक्टर वो वेक्टर होता है जो आपको क्या बताता है? उस वेक्टर की डायरेक्शन। तो किसी वेक्टर को लिखने के लिए दो चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिल गया तो आपको वो वेक्टर मिल गया। समझ रहे हो कि नहीं? इसका मतलब ए कैप अगर हमें किसी वेक्टर का लिखना हो, यानी किसी वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर निकालना हो, तो उसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो? डिवाइड। समझ रहे हो कि नहीं? तो किसी वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर ये होता है। इसी को बोलते हैं डायरेक्शन वेक्टर, या इसी का नाम हम दे देते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग ए। यूनिट वेक्टर अलोंग ए, दोनों चीजें सेम हो जाती है, यहां तक कोई दिक्कत। ए कैप का मतलब ए की डायरेक्शन वेक्टर, या यानी किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो आपको उस वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर मिल जाएगा, या उस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर। ठीक। अब जो हम 3 डायमेंशन सिस्टम पढ़ेंगे, उस सिस्टम में 3 एक्सिस होंगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे कैप। जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है? के कैप। ये आई कैप जे कैप क्या होगा? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स, अलोंग वाई, अलोंग जेड। जे कैप अलोंग जेड, के कैप। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। चलो, तो ये तो बात हो गई, किसी वेक्टर के लिए दो चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो डायरेक्शन निकला है। समझ रहे हो कि नहीं? इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट वर्ड आता है वो आता है पोजीशन वेक्टर। अच्छा, इसी में 2 डायमेंशन में कोई भी पॉइंट अगर आपको बताना है तो वो पॉइंट आप ऐसे बताते हैं। जैसे मान लो हमने कोई पॉइंट लिया P, दैट इज x, y, z, तो उस पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? x एक्सिस के अलोंग पहले हम क्या जाएंगे? x, फिर y एक्सिस के अलोंग क्या जाएंगे? y, और फिर z एक्सिस के अलोंग क्या जाएंगे? z। ऐसे तो हम कोई भी पॉइंट बता पाएंगे, बोलो। ये हमारे सामने एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस हो गई। अब हमें पॉइंट P लिखना है, तो हम x एक्सिस पे कितने यूनिट गए? x। फिर हम y एक्सिस पे कितने यूनिट गए? y। और फिर हम z एक्सिस पे कितने यूनिट आए? z। ये जो पॉइंट निकल के आएगा इसी को हम क्या बोलेंगे? P, दैट इज x, y, z। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? अरे बोलो। तो अगर आपको 3 डायमेंशन में कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे रिप्रेजेंट होता है, x, फिर y के अलोंग y, और फिर z के अलोंग निकले z। तो ये प्लेन के बाहर आ गए कि नहीं? आप बोलो। z वाली लाइन है वो इस प्लेन के ऊपर की तरफ चलेगी कि नहीं? यस सर। में समझ गए? तो अगर हमें इस पॉइंट P को पोजीशन देना है, क्या देना है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। तो किसी भी पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर होता है वो होता है OP वेक्टर, जहां पे O क्या होता है? ओरिजिन। मतलब इन जनरल किसी भी पॉइंट को पोजीशन कहां से दी जाती है? ओरिजिन से। अब ये जो OP वेक्टर होगा वो वेक्टर होगा x टाइम्स ऑफ i
y टाइम्स ऑफ z एंड z टाइम्स ऑफ k। अगर पॉइंट P क्या है, x, y, z। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये जो पोजीशन वेक्टर इंडिकेट होगा वो ये होगा। मेरी बात कितने लोग समझ पाए? दैट इज ओपी वेक्टर, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। तो अगर आपको P पॉइंट पता है तो आप उसका पोजीशन वेक्टर दे सकते हैं। पोजीशन वेक्टर का मतलब आज से क्या हो गया, उस पॉइंट की पोजीशन कहां से, ओरिजिन से, दैट इज ओपी वेक्टर। यानी अगर मैं आपसे बोलूं किसी पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर वेक्टर A है, तो उसका मतलब ओपी वेक्टर क्या है, वेक्टर A। ठीक है? यस कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? देख लो। सर। चलो, अब इसी वेक्टर, अगर मान लो एक वेक्टर A है xi प्लस yj प्लस zk, तो इसका मतलब जो A पॉइंट होगा वो x, y, z होगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हो जाता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ ये वाली लेंथ, यानी ओरिजिन की लेंथ कहां से, P से। मैग्नीट्यूड इस लाइन की लेंथ हो गई ना। जैसे आपने एक वेक्टर खींचा, ये ओपी वेक्टर, और मैं आपसे पूछूं इसका मैग्नीट्यूड बताओ। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, इस वेक्टर की लेंथ ही तो हो गई। ये डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। नहीं नहीं, ओपी का मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर, यही तो हुआ लेंथ ओ से पी। तो इसका मतलब लेंथ वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो लेंथ यही तो आएगी, रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर अभी आपने पढ़ा, दैट इज वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर कितना हो गया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। ये बात कितने लोगों को समझ आई? तो अब आपको किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो निकाल लेंगे, मॉडुलस निकालना है तो निकाल लेंगे। अरे हाँ है ना। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक वेक्टर ए है 2i माइनस जे प्लस के, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, √6। इसका डायरेक्शन वेक्टर कितना होगा, 2i माइनस जे प्लस के अपॉन √6। चलो अच्छा, डायरेक्शन वेक्टर का मतलब जब हम 3D पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो से, बट वो 3D में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम डायरेक्शन वेक्टर का मतलब ए कैप समझते हैं। उस समय पढ़ेंगे कि डायरेक्शन वेक्टर को ज्योमेट्रिकली क्या देखते हैं, वो तब की बात है। अरे हाँ है ना। या इसी में अगर पूछा जाए ए के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है, तो भी आपसे क्या पूछा गया है, डायरेक्शन वेक्टर अलोंग यूनिट वेक्टर अलोंग ए, तो भी आपसे क्या पूछा गया है, ए कैप। ए कैप मतलब 2i माइनस जे प्लस के अपॉन √6। यहाँ तक की पूरी थ्योरी में किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो अपनी बात बोल सकते हो अभी तुरंत, बोलो। नो सर। तो आप किसी वेक्टर को लिखने के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डायरेक्शन का मतलब वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। डायरेक्शन वेक्टर का मतलब उस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर। ए का पोजीशन, किसी पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओपी वेक्टर। अरे हाँ या ना। सर हाँ बेटा पूछो से सर। अभी पिछले 2-3 मिनट में हमने क्या पढ़ा है, डिस्कनेक्ट हो गए थे। अरे बेटा ये था ए वेक्टर, कहाँ से तुम कनेक्ट थे, यहाँ तक थे। ये नीचे जो ए लिखा है ना, एक्स आई कैप प्लस वाई ए जे जो है वो कैप। एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड कैप है। मॉडुलस का मतलब हो गया ए की ओरिजिन से डिस्टेंस। भाई किसी वेक्टर का मॉड मतलब इस लाइन की लेंथ, अगर ये ओपी वेक्टर है तो इस लाइन की लेंथ का मतलब इन दोनों के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो वो हो गई रूट अंडर एक्स माइनस जीरो वाई माइनस जीरो जेड माइनस जीरो स्क्वायर, यानी रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन का मतलब होता है ए अपॉन इस मैग्नीट्यूड। यस सर। ये एग्जांपल दिया था। डायरेक्शन का मतलब होता है यूनिट वेक्टर अलोंग है। हाँ पूछो, कोई कुछ पूछ रहा है। नहीं आ गया सर, मैं भी डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा चलो कोई नहीं, अभी कनेक्ट है सब लोग, यस सर। अभी Yes, ओके sir. है। ये वेक्टर की बेसिक थॉट हो गई। यहां तक वेक्टर मतलब बेसिक वेक्टर होता क्या है ये समझ में आ गया। पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट को कैसे देते हैं, दैट इज ओपी वेक्टर।
मतलब अगर आपको ये ना बताए ना कि किसी वेक्टर की पोजीशन कहाँ से देनी है, तो बाय डिफॉल्ट आप रेफरेंस पॉइंट से दोगे। रेफरेंस पॉइंट आप बिना बताए क्या लेते हो? ओरिजिन। तो पी को देखने का ओरिजिन से तरीका मतलब ओपी वेक्टर, बस ये। तो ओपी अगर पी पॉइंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है तो ओपी वेक्टर क्या हो गया? 2i प्लस xi प्लस yj प्लस z। अब सोचो अगर मैं कहूँ p पॉइंट 2 -1 और 5 है तो ओपी वेक्टर क्या होगा? अरे हाँ या ना? यस सर। 2i माइनस जे प्लस 5। ये बात समझ में आती है कि नहीं सबको? अरे बोलो यार। यस सर। यस सर। कई बार क्या होता है पोजीशन वेक्टर को एक तो ओपी वेक्टर लिखा जाता है, कई बार पोजीशन वेक्टर ऐसे भी लिख दिया जाता है, ओपी वेक्टर ऐसे भी लिखा मिलता है एक्स वाई जेड। इसका मतलब क्या हो गया? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड, ब्रैकेट में नहीं, इस वाले ब्रैकेट। इसका मतलब ये वेक्टर लिखा हुआ है। अगर ये ऐसे वाले वेक्टर में लिखा होता तो ये पॉइंट लिखा है, बट ऐसे वेक्टर लिखा है तो इसका मतलब ये क्या लिख दिया है? ओपी वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड। ओके बोलो भाई, डन है यहाँ तक? Yes, कोई sir. कंफ्यूजन है, डाउट हो तो बताओ। No, बढ़े sir. आगे। चलो तो ये बात हो गई पोजीशन वेक्टर की। अब बात आती है दो वेक्टर अगर इक्वल है। अच्छा यूनिट वेक्टर तो समझ गए ना, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1। यूनिट वेक्टर का मतलब हुआ इफ ए इज यूनिट वेक्टर तो ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। नल वेक्टर नाम से ही समझ में आ रहा है। इफ ए इज नल वेक्टर तो ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 0। 0। इसी को जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग? तो यस यूनिट वेक्टर का मतलब हुआ जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, नल वेक्टर का मतलब हुआ जिसका मैग्नीट्यूड 0। ठीक। इसके बाद आता है इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर तो नाम से ही समझ में आ रहा है, दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम। यानी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी सेट टू बी इक्वल वेक्टर व्हेन क्या क्या हो, यानी वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी हो। तो इसका सिंपल मतलब है ए कैप किसके बराबर हो? बी कैप के, एंड मैग्नीट्यूड ए का किसके बराबर हो? B. दोनों बराबर होंगे तो वेक्टर इक्वल होगा। दोनों में से कोई एक चीज अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है। जैसे आप एक पैरेललोग्राम बनाते हो, पैरेललोग्राम के जो आमने सामने के वेक्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इक्वल। क्यों? इनकी डायरेक्शन भी सेम होती है और इनका मैग्नीट्यूड भी। इसका मतलब AD वेक्टर इज इक्वल टू BC वेक्टर एंड AB वेक्टर इज इक्वल टू DC वेक्टर। अरे हाँ या ना? क्यों? क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है, पैरेलल है, और मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेंथ है। तो दो वेक्टर इक्वल तभी होते हैं जब उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम। हो गया? Yes. यस सर। पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है, दो वेक्टर पैरेलल कब होंगे? जब उनकी डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। A and B said to be parallel vector जब A कैप किसके बराबर होगा? B कैप के। अरे हाँ है ना? मतलब A की डायरेक्शन और B की डायरेक्शन सेम होगी तो दोनों वेक्टर कैसे हो जाएंगे? पैरेलल। ये बात समझ में आती है? अच्छा अब सोचो, अगर A और B पैरेलल है, A वेक्टर पैरेलल है किसके? B वेक्टर के, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर A इक्वल टू लैम्डा B या वेक्टर B इक्वल टू म्यू A। मतलब एक को दूसरे के टर्म में लिखा जा सकता है। सोचो कैसे? बोलो भाई, दोनों की डायरेक्शन तो सेम ही है ना। अगर A कैप B कैप के बराबर है तो इसका मतलब वेक्टर A बाई मॉड A इक्वल टू वेक्टर B बाई मॉड वेक्टर B होगा कि नहीं? हाँ या ना? यस सर।
तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ए बाई मॉड बी वेक्टर बी, या हम लिख सकते हैं वेक्टर बी इक्वल टू मॉड बी बाई मॉड ए वेक्टर ए। तो हम ए को बी के टर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही होगा ना। यस ए सर। को हम लैम्डा बी लिख सकते हैं और बी को म्यू ए लिख सकते हैं। नहीं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो एक को दूसरे के टर्म में लिखा जा सकता है। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो एक को जैसे आपने कहा एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर उसके पैरेलल लेना है, तो तुरंत वेक्टर क्या ले लोगे, लैम्डा ए। जैसे एक वेक्टर ए है और आपको उसके एक पैरेलल वेक्टर एज्यूम करना है, समझे, ए के पैरेलल वेक्टर लेना है, ए के पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा, लैम्डा है। तो हमें सिर्फ क्या निकालना रहेगा, लैम्डा। नहीं समझे? समझ गए। यस हाँ, कोई कुछ कह रहा है? पैरेलल वेक्टर सर वेक्टर के साइन में आप एरो क्यों नहीं बनाते? अलोंग ए। अरे यार एरो बना Yes, लो sir. भाई, बना लो, हमें बार बार ये लाइन खींचना अच्छा नहीं लगेगा, सॉरी। लो, ये सही है, हम बस वो लाइन खींच नहीं रहे हैं, खींचनी चाहिए लॉजिकली। अभी ठीक है सब जगह, एरो दिख रहा है आप सब जगह? यस सर। लो लो लो, हैप्पी, ठीक है। सर अगर डायरेक्शन उल्टा हो, मतलब आई हो एक का माइनस आई हो, आ रहे हैं तो भी तो पैरेलल ही होगा। वो एंटी पैरेलल, पैरेलल बोलते हैं। पैरेलल ना 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 ना, पैरेलल वेक्टर दो तरीके से देखे जाते हैं, एक पैरेलल लाइक वेक्टर होते हैं, एक पैरेलल अलाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर। अभी हम बात कर रहे हैं लाइक की, अभी हम बात करेंगे अलाइक की, आ रहे हैं हम सब पढ़ाएंगे, अच्छा सर। धीरे धीरे चल रहे हैं ना। अभी अभी पैरेलल वेक्टर का थॉट डिस्कस हुआ है, अभी लाइक और अलाइक डिस्कस करेंगे। ओके सर। तो पैरेलल वेक्टर अलोंग ए का मतलब क्या हो गया, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए। वो एरो बना लेना तुम लोग कॉपी में ना बार बार। यस सर। एरो बनाया जाता है लॉजिकली, बनाना चाहिए, ठीक है। यस Yes. सर। यानी हमने एक चीज और देखी ना, किसी वेक्टर में अगर हम कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करें तो वो वेक्टर पैरेलल मूव करता है। अगर हम किसी वेक्टर में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम कैसे मूव कर रहे हैं, उस वेक्टर के पैरेलल मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन सेम रख रहे हैं, मैग्नीट्यूड यानी उसकी लेंथ बदलते जा रहे हैं। यानी कि किसी वेक्टर में अगर कोई स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उसके पैरेलल वेक्टर लिख रहे हैं, समझ रहे हो? यस सर। और सर अब इसमें parallel लैम्डा आर vector- प्लस है ना? क्या बेटा? इसमें लैम्डा आर प्लस ले होगा ना? कहाँ पे? लैम्डा बिलोंग टू आर प्लस। कहाँ? लैम्डा ए में पैरेलल वेक्टर अलोंग नहीं ए। नहीं नहीं, पैरेलल वेक्टर दोनों होते हैं ना, लाइक और अलाइक, ये भी पैरेलल वेक्टर है, बट ये अलाइक पैरेलल वेक्टर है। अच्छा मतलब आर होता है पूरा। ये लैम्डा तो रियल नंबर है। अब बात आती है लाइक वेक्टर और अलाइक वेक्टर, समझ गए? तो लाइक वेक्टर में क्या होता है, ए एंड बी दोनों पैरेलल होते हैं बट दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम। और अलाइक में क्या होता है, ए और बी दोनों पैरेलल होते हैं बट ए कैप किसके बराबर होता है, माइनस बी। ये लाइक और अलाइक की बात होती है। मतलब लाइक और अलाइक वेक्टर दोनों पैरेलल ही हैं, एक में डायरेक्शन सेम है, एक में डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। जैसे ये और ये कैसे होगा, लाइक। ये और ये कैसे होगा, अलाइक। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। जैसे अब मैं अब आपके सामने ये एक पैरेललोग्राम बनाए, ए बी सी डी। सोचो ए बी और सी डी ये पैरेलल तो हैं मगर कैसे वेक्टर है, ए बी और सी डी अलाइक। नया सिवान जो तुम पूछ रहे थे, और यहीं पे मैं पूछता ए बी एंड डी सी, ये लाइक वेक्टर, ये Like है। इक्वल वेक्टर भी हैं यस बट लाइक है ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन है और डायरेक्शन सेम है, खत्म। इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए। अब वो डिफरेंस समझ में आया लाइक और अलाइक में?
तो एक Yes, बात sir. ये भी समझ लो, डायरेक्शन अपोजिट करने का मतलब पूरे वेक्टर में किससे मल्टीप्लाई हो गया, माइनस। यानी अगर हम Minus. किसी वेक्टर में माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज। नहीं समझे? जैसे हमने कहा ये एक Yes, वेक्टर sir. है समझ. ओपी, सही है, ये वेक्टर है ओपी वेक्टर, और अगर हम इसी की डायरेक्शन चेंज कर दें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ओपी। यानी कि ए बी वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए वेक्टर। समझ रहे हो कि नहीं? ए से बी जा रहे हो, अब बी से ए आ रहे हो, ए बी इक्वल टू माइनस बी। ध्यान रखना, बहुत जगह यूज होगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो, पैरेलल, लाइक, Sir, इक्वल, एक बार अलाइक। ऊपर करना। हाँ बताओ। तो पर आपने जो ऊपर कंडीशन लिखी है एक तरीके से वो अलाइक के लिए हो गई, सॉरी लाइक के लिए हो गई। नहीं, जनरली पैरेलल वेक्टर का थॉट प्रोसेस यही होता है ना। अब लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी लिख सकते हो ना, तो उसमें कवर दोनों होते हैं। जनरली हमें पैरेलल देखने की आदत है ना, पैरेलल मतलब दो लाइनें ऐसे, अब इसमें लाइक. डायरेक्शन कहीं नहीं बताई गई। जनरली हम पैरेलल इक्वल डायरेक्शन में सोच के चलते हैं, जबकि पैरेलल का मतलब लाइक और अलाइक दोनों होता है। आप समझे मेरी बात? Yes, sir. इसीलिए वो हमने लैम्डा वाला प्रोसेस ले लिया ना, लैम्डा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। Real number. ठीक है, जीरो को छोड़ के। तो नीचे कर दीजिए सर थोड़ा सा। इसीलिए बाद में मैंने वो पैरेलल के दो टाइप पढ़ाए ना, लाइक और अलाइक, वो इसीलिए पढ़ाए क्योंकि ये बात डाउट आ जाएगी ना कि भाई ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, बट ये लाइक है और ये अलाइक। चलो, तो इसका इस स्टेटमेंट का यूज है, मतलब अगर हमको किसी लाइन के पैरेलल वेक्टर लेना है, किसी वेक्टर के पैरेलल वेक्टर लेना है, तो हम सीधा काम क्या करते हैं, लैम्डा मल्टीप्लाई करते हैं। अब लैम्डा अगर प्लस आया तो लाइक आ जाएगा, माइनस आ गया तो लाइक। हो गया? और कुछ पूछो। जनरली पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या हो जाता है, लाइक वेक्टर, बट अलाइक वेक्टर भी पैरेलल की ही कैटेगरी में आते हैं, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो, नो आगे बढ़े। Yes, sir. अब पैरेलल वेक्टर में आपने दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे डिफाइन होगा, जैसे एंगल बिटवीन द वेक्टर की बात करें, मतलब अभी एंगल डिफाइन नहीं कर रहे हैं, एंगल देखते कैसे उसकी बात कर रहे हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी, तो जब दो वेक्टर के बीच का एंगल देखा जाता है तो दोनों वेक्टर अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सेम डायरेक्शन में जाने चाहिए, या तो आउटसाइड जा रहे हो या इनसाइड आ रहे हो, तो जो उनके बीच का एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर। जैसे अब एक वेक्टर ए ऐसे जा रहा हो और एक वेक्टर बी ऐसे आ रहा हो, तो अब ये एंगल दोनों वेक्टर के बीच का एंगल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे बढ़ाएंगे, तब सेम दोनों जाएंगे, तो ये जो एंगल आएगा वो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। मेरी बात समझे कि नहीं? तो या तो वो दोनों आउटसाइड जा रहे हो या दोनों क्या आ रहे हो, इनसाइड आ रहे हो, तो वेक्टर के बीच का एंगल होता है। और वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा 0 से पाई के बीच में, पाई से बड़ा नहीं हो सकता एंगल। समझ रहे हो कि नहीं? वो तो कॉमन सेंस हो गया ना। दो लाइनें या तो ऐसे बाहर जा रही हो तो मैक्सिमम पाई एंगल अचीव कर सकती हैं, या इनसाइड आ रही हो तो भी मैक्सिमम पाई एंगल अचीव कर सकती हैं। नहीं, अरे यस सर। तो हम पाई एंगल ही तो हो गया, पाई से बड़ा एंगल बना लोगे? बताओ। नो सर। और दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे देखते हैं, समझ में आया सबको कि नहीं? बताओ। यस सर। यस सर। इंटरसेक्टिंग पॉइंट से या तो दोनों बाहर जा रहे हो या दोनों अंदर आ रहे हैं। एक बाहर और एक अंदर जा रहा है तो वो एंगल ये वाला नहीं होता, एंगल ये वाला। कितने लोगों को समझ आया भाई? यस सर। ये ज्योमेट्रिकली, बाकी एंगल निकालने के लिए अभी डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे तब की तब बात कर लेंगे। अभी के लिए फील आया, और वो हमेशा किसके बीच में लाई करता है, 0 से पाई। बढ़े आगे। यस सर। गुड। अब बात आती है एडिशन रूल की।
ये भी आपने देखा ही होगा। एडिशन रूल वेक्टर्स का क्या होता है? सिंपल, एक वेक्टर ये ए है और इसी की टिप से दूसरा वेक्टर पास करेगा क्या? वेक्टर बी। तो इसके टेल से इसकी टिप को ज्वाइन करेंगे तो ये जो वेक्टर आएगा, एडिशन का ट्रायंगल रूल है, दैट इज वेक्टर ए प्लस बी। समझ गए कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, मतलब हम कह सकते हैं ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल टू ए सी वैक्टर। एरो बना लेना भाई। ओके, समझ गया कि नहीं? ये हुआ ए बी, ये हुआ बी सी, तो ये सम कितना आएगा? क्या है दिखा सबको? बोलो। यस सर। यस सर। अब इसी में सोचो, अगर मैं आपसे सिंपल सी एक बात बोलूं, एक 3 डायमेंशन सिस्टम है हमारे पास, एक्स वाई जेड, ठीक है। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और हमें ए बी वेक्टर लिखना है। ए बी वेक्टर ये होगा। Yes, sir. मतलब ए पॉइंट है, उसका OA पोजीशन वेक्टर। वेक्टर है ए, बी पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर है बी। तो पोजीशन वेक्टर से हमारा मतलब क्या होता है? OB। ज्वाइन करने ओए, यानी ओए वेक्टर कितना है? ए। ओबी वेक्टर कितना है? यानी हमें ओए वेक्टर, मतलब अगर हमसे ये कहा जाए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दैट इज ए, और हमसे कहा जाए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, दैट इज बी, सही है। तो इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है? ओ ए वेक्टर दिया हुआ है, और हमें क्या दिया हुआ है? ओ बी वेक्टर दिया हुआ है। अब हमसे पूछा गया ए बी वेक्टर, तो अब ट्रायंगल B रूल के वेक्टर हिसाब माइनस से, A वेक्टर। भाई ये ए बी हो गया, ये हो गया। अब ट्रायंगल रूल के हिसाब से चलो, तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर होगा। सोचो, यस। यानी हम अगर ट्रायंगल रूल यहाँ पे देखें तो हम यही तो बोलेंगे ना कि ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर होगा कि नहीं होगा? Yes, जो sir. ए बी वेक्टर आएगा वो हमेशा ओ बी माइनस ओ ए आएगा, यानी बी के पोजीशन से ए का पोजीशन माइनस कर देते। नहीं समझे? समझ दैट गए, इज sir. बी माइनस ए, मतलब जो बाद वाला वेक्टर है उससे पहले वाला वेक्टर को माइनस कर देना होता है। दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ, मतलब ए बी वेक्टर, अगर ए और बी का पोजीशन वेक्टर पता है, दैट इज ट्रायंगल रूल। ये बात कितने लोगों को समझ आई? यस। मतलब अगर आज के बाद हमें ऐसे दिया हो कि ये वाला पॉइंट दिया हुआ है 3 1 2, ये वाला पॉइंट दिया हुआ है 1 1 -2, और हमसे पूछा जाए क्या 1 2 -2, और हमसे पूछा जाए ए बी वेक्टर बताओ, तो हम क्या आंसर देंगे? i प्लस 2j माइनस 2k, उसमें से क्या माइनस करना होता है? 3i प्लस j प्लस 2। तो हमारा आंसर फाइनली क्या आएगा? -2i प्लस j -4। कितने लोगों को समझ आया? बोलो भाई। यस। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। No, ये sir. ये समझ में आया भाई? ए बी वेक्टर कैसे लिखा जाता है अगर ए और बी का पोजीशन वेक्टर पता हो तो? Yes, sir. देख लो, इसमें किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। ये एडिशन रूल भी समझ में आया होगा, वही एडिशन रूल लगा के हमने लिख दिया है वेक्टर। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। बढ़े आगे। तो सोचो बी ए वेक्टर लिखना होगा तो क्या लिखोगे? बी ए माइनस ए बी। माइनस AB माइनस ए बी, इसका मतलब ओ ए माइनस ओ बी, OB। मतलब इससे इसको माइनस कर देते। ठीक है, Yes, sir. कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? अच्छा, दो वेक्टर पैरेलल है, एक का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड का ट्वाइस है, तो अगर एक वेक्टर ए है तो दूसरा वेक्टर 2 है, Twice of B. Yes. मतलब 2a। ओके हो इस बात से?
यस यहाँ तक रूल में कोई दिक्कत? गुड। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका आंसर बताइएगा। जितना पढ़ाया सब यूज हो जाएगा उसमें। A, B, C, D, E, F are regular hexagon. हेक्सागन समझते हैं ना सब लोग? यस सर। वर्टिसेस हैं। हाँ, ABCD तो वर्टेक्स होंगे ना। AB vector is A vector and BC vector is B vector. Find AC vector, AD vector, AE vector, AF vector. इसके बाद B, A वाले हो गए सारे। इसके बाद BC तो दे ही दिया है, तो BD, BE, BF। इसके बाद CD, CE, CF, फिर DE, DF, और फिर EF। BC भी बताई दो, BC तो दे ही दिया। रेगुलर हेक्सागन समझते हो ना सब लोग? साइड सेम होने। सारी साइड लेंथ सेम होती है ना रेगुलर हेक्सागन में? यस यस और जो यस सबसे बड़ा डायगोनल होता है वो ट्वाइस होता है। रूट। नहीं समझे मैं क्या, ये दूसरी बात क्या बोला समझे नहीं? यस सर। यस सर यस सर। कैसे ना, हाँ सर। यस सर इसका यूज होगा। ये है रेगुलर हेक्सागन। A, B, C, D, E, F। ये वेक्टर A दिया, ये वेक्टर B दिया है, बाकी सारे वेक्टर आपको निकालने हैं। समझ रहे हो कहानी क्या है? तो बस एडिशन रूल लगा के सारे वेक्टर लिख देना। नहीं तो लॉजिक इसमें सिंपल सा ये था कि ये वाला जो वेक्टर होगा ना, ये वाली जो लेंथ होगी, ये इसकी ट्वाइस होगी, 2m इसकी ट्वाइस होगी। यस सर। यस सर। तो ये और ये सेम होंगे वेक्टर, तो ये A होगा तो ये वाला वेक्टर भी 2a कैप हो जाएगा। A हो जाएगा। और ये A। वाला वेक्टर कितना हो जाएगा डायरेक्शन वाइज? 2a ये B है तो ये वाला वेक्टर भी B हो जाएगा। B। अब यस बाकी सर। तो आप एडिशन रूल लगा के निकाल ही लेंगे। ये वेक्टर कितना हो जाएगा? ए A वेक्टर कैप A A वेक्टर प्लस B। B। अरे हाँ है ना, यस इस वाले वेक्टर को हम बोल देंगे A प्लस B। देखो अच्छा, ये वाला वेक्टर है 2A, ये वाला वेक्टर है A प्लस B, तो ये वाला वेक्टर कितना आएगा? 2A माइनस A प्लस B। B। ये वाला वेक्टर आ जाएगा 2A माइनस A माइनस B, तो ये कितना आ जाएगा? A माइनस B। तो ये A माइनस B है तो ये भी कितना हो गया? A माइनस B। अब बताओ जो चाहिए सब निकल आएगा, आ जाएगा तो। यस सर। ये A है तो ये वाला वेक्टर कितना हो जाएगा? 2B। 2b सर ए एफ बी माइनस ए आ रहा है। नहीं नहीं, ये दिस वेक्टर, अच्छा हाँ माइनस 2A होगा ना ये, यस ठीक है। दिस वेक्टर प्लस 2A वेक्टर इज इक्वल, अच्छा माइनस 2A होगा, उल्टा लिख दिया मैंने। A प्लस B में से 2A माइनस हो जाएगा, A माइनस वेक्टर 2 कितना आ जाएगा? B माइनस। अभी ठीक है ना सिर्फ यस यस सर। ये भी B माइनस से हो जाएगा। अब तो रेस्ट काम कर ही लोगे आप। ये A प्लस, अब तो सारे वेक्टर बता दोगे, ये वाला Yes, वेक्टर sir. निकाल लोगे। 2b वेक्टर माइनस ए वेक्टर। जैसे ये वाला B वेक्टर वेक्टर अपने को माइनस A बताना है, वेक्टर। तो ये जो ये वेक्टर होगा वही ये वाला हो ए जाएगा। माइनस यस सर। अब ये वाला वेक्टर तो हम निकाल ही लेंगे, ये B है, ये B माइनस A है, तो ये वाला कितना हो गया? 2B माइनस minus A, ये भी हो जाएगा 2। अब मान लो अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन का वेक्टर बता रहा हूँ तो माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस 2 प्लस ए। क्या सही लिखा ना सारा? यस अब तो सर। सारा वेक्टर सही लिखा है, कुछ बचा क्या? बोलो। अब जैसे हमें ये वाला वेक्टर निकालना हो BE,
बीई वेक्टर बता दोगे? इसका ट्वाइस हो जाएगा, 2 टाइम्स बी वेक्टर माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी माइनस ए ना। अरे हाँ या ना? यस सर दैट में भी अब बताओ कोई बचा? सारे हो गए? यस अब तो सारे आंसर लिख लोगे ना इसमें से, बोलो। हाँ सर यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बोलो, थ्योरी सिंपल थी। वही पैरेलल वेक्टर और एडिशन, दो चीजें लगानी थी। अरे हाँ या ना? डन। एडिशन रूल क्लियर है? सर सर बस एक बात पूछनी सर, अगर बी वेक्टर ना दिया होता तो भी हम लोग ए के टर्म्स में ही सारा निकाल सकते थे ना इसको? तो एक्चुअल में फिर हमें वो लगाना पड़ता, इस वेक्टर को कुछ अज्यूम करते, फिर ट्रांसफॉर्म कराते। कंपोनेंट करते। हाँ नहीं, फिर कंपोनेंट निकाल लिए सारे सबके, किसके? मतलब जैसे बी वेक्टर है तो उसका मतलब राइट एंगल बना दिया एक तरीके से, कंपोनेंट निकाल दिए उसके दोनों। नहीं तो उसके लिए ये एंगल चाहिए होगा ना फिर। हाँ तो ये तो रेगुलर है ना, 6 ही होगा। हाँ ठीक है, तो ये नहीं, तो ये कंपोनेंट आएगा, तो ये वाला जो वेक्टर क्या लिखा है, ये वाला वेक्टर, ये a/2 है। वेक्टर a/2। हाँ, हाँ ठीक है, वो तो अभी हम सीखेंगे तो ना वो। 3/2 है। नहीं नहीं, इसीलिए बी मैंने अभी दे दिया है ना। अदरवाइज ठीक अगर है, हमें कंपोनेंट वाइज चलना होगा तो चीज हम अलग लगाएंगे ना वहां पे। फिर हम ठीक। प्रोजेक्शन लगाना स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम प्रोजेक्शन जब डॉट प्रोडक्ट में सीखेंगे तो हम ये काम डायरेक्ट किया करेंगे ना। तो वो यस जब प्रोजेक्शन सीखेंगे तब कर लेंगे। इसीलिए ए और बी अभी आपको दिए थे, सारे आंसर ए और बी में निकालने थे, ए में नहीं निकालने। ओके सर। फिर तुम इतना आगे जब ज्यादा चलेगा ना, देखो फिर हम ये काम करेंगे ही नहीं, हम बी वेक्टर लेंगे ही नहीं ना, क्योंकि हाँ मैग्नीट्यूड सेम सर। रहेगा। तो हम सीधा tan थीटा लगा के ये लेंथ और ये लेंथ निकाल लेंगे। ये लेंथ ए एक्स है, ये लेंथ हो जाएगी 3/2x, तो ये वेक्टर सीधा आ जाएगा ना 3/2a, और ये वेक्टर आ यस जाएगा सर। √3/2a। और ए के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना पड़ेगा। ए के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए हमें उसका डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, उस हिसाब से चलना पड़ेगा ना। तो वहां चीजें अलग हो जाएंगी ना। यस तो वो सर। जब वहां सीखेंगे तब की तब सीखेंगे। अभी के लिए ए और बी दिया था। यस बोलो, सर। अभी किसी को कोई यस सर। डाउट हो तो बता दो। नो ये सर। क्वेश्चन क्लियर है सबको? अच्छा, इसके बाद चलो, इन्होंने बात छोड़ी है तो एक पैरेललोग्राम रूल होता है ना, पैरेललोग्राम एडिशन रूल। अरे बोलो। जैसे सेम ही तो पैरेललोग्राम होता है, है। सेम ही तो होता है लगभग सब। अरे नहीं नहीं, अभी हम डिफरेंट दिखाते हैं ना। तुमने सेम कर लिया, आप डिफरेंट हमसे ले लो। देखो, ये हुआ ए, हम यूज सिखाएंगे ना उसका। ये हुआ बी, ये वेक्टर भी क्या होता है, बी वेक्टर ये वेक्टर क्या होता है, ए ए। वेक्टर ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये बी हुआ, और ये ए हुआ। ठीक, ये पैरेललोग्राम है मान लेना। ठीक, तो इसका जो ये वाला डायगोनल आता है वो आता है ए प्लस बी। तो इसमें जो यूज आती हैं चीजें वो ये है। जो ए सी वेक्टर आता है वो आता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो जो ए सी का मैग्नीट्यूड आता है वो आ जाता है ए प्लस बी मैग्नीट्यूड। अच्छा, जो बी डी वेक्टर आता है, मतलब दूसरा डायगोनल, वो कितना हो जाता है? बी वेक्टर माइनस ए। तो जो बी डी वेक्टर होता है वो कितना हो जाता है? दैट इज बी माइनस ए वेक्टर। बी माइनस डी वेक्टर कितना हो जाता है? बी बी माइनस माइनस ए। तो जो दूसरा डायगोनल वेक्टर आता है वो कितना आ जाता है? बी माइनस। ठीक है। यस सर। ये है। अच्छा, अब हमें मान लो एसी वेक्टर लिखना हो तो क्या लिखोगे? एक तो वेक्टर ए वेक्टर बी हो गया, अरे ना। दूसरा एसी वेक्टर को लिखने, एसी को लिखने का एक तरीका ये भी हुआ ना भाई, अगर ये एंगल थीटा है, वैसे तो डॉट प्रोडक्ट पढ़ा देंगे तो ये चीजें बहुत नॉर्मल ए सी वेक्टर रहेंगी। प्लस बी cos अब मान लो थीटा। हमें डॉट प्रोडक्ट नहीं पता है तो उसके हिसाब से चलोगे तो मैग्नीट्यूड से ब्रेक करोगे, यस ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अच्छा, ये मॉड बी है, ये लेंथ कितनी आएगी? मॉड बी बी cos थीटा। कॉस थीटा, और ये लेंथ मॉड कितनी बी आएगी? कॉस बी मॉड साइन बी थीटा। sin साइन थीटा। ये लेंथ है मॉड ए। तो अगर मैं एसी वेक्टर की लेंथ पूछूंगा तो वो कितनी आएगी? रूट अंडर मॉड ए प्लस मॉड बी मॉड होल ए स्क्वायर। प्लस मॉड बी मॉड बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर
प्लस प्लस मॉड बी साइन थीटा मॉड बी साइन थीटा मॉड बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। यही पूरा सिंप्लीफाई होके आएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कितना cos थीटा। ये आती है एसी वेक्टर, जिसको हम क्या कहते हैं मॉड ऑफ ए प्लस बी। ये वैसे डॉट प्रोडक्ट से हम बहुत जल्दी प्रूव कर देंगे, बट बिना डॉट प्रोडक्ट के लिखेगा। समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, Yes, sir. पैरेललोग्राम रूल बताने का मेरा लॉजिक ये था, आपने अगर दो वेक्टर ए और बी हैं तो उनमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगती है कि ये सब हमेशा मॉड ए प्लस मॉड बी से छोटा होता है और मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर से बड़ा होता है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी होगी, दो वेक्टर का सम और डिफरेंस। अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी पैरेललोग्राम से जस्टिफाई हो रही कि नहीं? यस सर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के टाइम पे पढ़ी थी ना आपने, बट अभी यहाँ वेक्टर से फील आ रहा होगा। बोलो, जैसे ये इसी को अगर हम ऐसे ले लें, ये इसको ए वेक्टर, ये कोई भी नीचे ले लिया है, इसी को पैरेललोग्राम में कंस्ट्रक्ट कर दिया, दिखा? अब ये था वेक्टर ए, ये था वेक्टर बी, ये वेक्टर क्या हो गया माइनस बी। ये वाला वेक्टर जो बनेगा क्या बनेगा ए प्लस बी, और जो ये वाला वेक्टर बनेगा ए माइनस बी। नहीं, ये ए हुआ, ये बी हुआ, तो ये बी हुआ, ये भी ए वाला प्लस जो- बी। ये वाला जो बनेगा नहीं, ए माइनस बी तो हुआ a सर। minus b। ये वाला वेक्टर ए क्या माइनस बी है सर। है, ए माइनस बी हाँ, क्योंकि ये वाला वेक्टर कितना होगा माइनस बी। अब अगर आप ये वाला ट्रायंगल लोगे तो सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज लेस, समझ गए? बोलो भाई, ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, दिखा? यस सर। अगर आप ये वाला ट्रायंगल लोगे तो भी सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। पहला रिजल्ट हो गया। डिफरेंस ऑफ टू साइड ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड, डिफरेंस ऑफ टू साइड ऑलवेज लेस देन। अब रूल समझ में आया कि नहीं? यस सर। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? ये लास्ट वाला पार्ट एक बार एक्सप्लेन कर दो। कौन सा, इधर वाला या इधर वाला? नीचे डायग्राम बनाया है। नहीं, नीचे तो बस b को नीचे किया है माइनस बी और पैरेललोग्राम बना दिया है ये वाला वेक्टर निकालने के लिए। अरे जैसे पैरेललोग्राम रूल से a प्लस बी बनाया है, वैसे ही पैरेललोग्राम रूल से a माइनस बी बना दिया ना। यस सर। अलग सा कुछ नहीं कर दिया। अब अगर आप एक बार ट्रायंगल ले लो OAB, तो आप यही तो बोलोगे कि OA प्लस OB जो होगा वो किससे बड़ा होगा, लेस होगा, किससे, सॉरी ग्रेटर होगा, किससे, ए प्लस बी। मतलब OA प्लस AB जो होगा, सॉरी सम ऑफ टू साइड ना, वो किससे बड़ा होगा AB से। और जो डिफरेंस ऑफ टू साइड होगा मतलब OA माइनस AB, वो किससे OB होगा। AB, सर वो भी होगा। वो भी होगा। हाँ भाई OB होगा, ठीक है ना? तो यहाँ से ये रूल आ जाता है क्या, वेक्टर A का मॉड वेक्टर B का मॉड ये ग्रेटर होगा वेक्टर A प्लस बी के मॉड से, और यहाँ से आ जाता है वेक्टर A का मॉड वेक्टर B का मॉड ये लेस होगा वेक्टर A प्लस बी के मॉड से, ठीक है? और यहीं पे अगर आप ट्रायंगल कौन सा ले लो, OAE ले लो, तो क्या होगा, सेम लॉजिक, OA प्लस OAE ये हमेशा किससे लेस होगा, सॉरी ग्रेटर होगा OE से, यानी कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B ग्रेटर होगा वेक्टर A माइनस बी से। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ऐसे ही डिफरेंस ले लो तो मॉड ऑफ OA माइनस AE जो होगा वो हमेशा लेस होगा किससे, OE से, तो यहाँ आ जाएगा।
कितने लोगों को पूरी कहानी समझ में आई? यही ट्रायंगल इनइक्वालिटी हो गई सेम वेक्टर वाले लॉजिक में। अरे बोलो भाई, इक्वलिटी कब होल्ड होगी? जब सारे वेक्टर एक लाइन पे हो जाएंगे, मतलब पैरेललोग्राम नहीं Yes, sir. बनता। ओके, तो इसमें दो चीजें जानने वाली थी। एक तो ये a प्लस बी का फॉर्मूला, वैसे डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत छोटी चीज है, बट अभी के लिए लॉन्गेस्ट डायगोनल ये, बाकी ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी, बस इतनी सी चीज इंपॉर्टेंट है। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। बोलिए भाई। से एक बार ऊपर कर दीजिए थोड़ा सा। दिख रहा है? मतलब ओपी वेक्टर आपको क्या दे रखा है? ए, यही तो बोला है। अब सोचो, मैं अगर रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दूं, मतलब मैं कहूं एक वेक्टर ए है जिसका पोजीशन वेक्टर जो है वो बी है, मतलब एक पॉइंट बी है जिसका पोजीशन वेक्टर बी है, तो बी का पी का पोजीशन बी से क्या होगा? मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर माइनस वेक्टर ऑफ पी फ्रॉम बी। बताओ, तो अंतर सिर्फ इस बात का B हुआ वेक्टर कि जो आप माइनस पहले ओरिजिन से देख रहे थे, अब वो कहां से देख रहे हैं? बी से। बी से तो ये B है। बीपी वेक्टर होगा, और बीपी वेक्टर का मतलब होता है ओपी माइनस ओबी वेक्टर, दैट इज ए वेक्टर माइनस, ये अंतर आता है। तो पोजीशन देखने का तरीका यही है। अगर हमें रेफरेंस पॉइंट नहीं पता है तो रेफरेंस ओरिजिन होता है, अगर हमें रेफरेंस पॉइंट पता है जहां से हमें देखना है तो वहां से लेके वहां तक की लाइन खींच देते हैं। जैसे अगर हमें ए से इस पॉइंट को देखना है तो पोजीशन वेक्टर बीपी हो गया, अगर हमें बी से देखना, अगर हमें कहीं से भी देखना होता तो ओपी हो जाता। मेरी बात समझे मैं जो बोला? अरे बोलो भाई। Yes, sir. तो ये पोजीशन वेक्टर वाली चीज हो गई कि किसी को पोजीशन आप कहां से दे रहे हैं, उस चीज को डिफाइन करने का तरीका हो गया। ये चीज आपने फिजिक्स में अगर आप सोचोगे तो आपने रिलेटिव में पढ़ा होगा। रिलेटिव स्पीड जो होती नहीं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस Yes, डायरेक्शन sir. में, उसकी रिलेटिव स्पीड दे देते हैं। या हाँ फ्रेम, सर, जो आप Yes, बोट के sir. रेफरेंस फ्रेम में, ऑफ वाटर के रेफरेंस पे रेफरेंस में, रखा। हाँ फ्रेम चेंज करते हैं, तो वो फ्रेम चेंज वाली बात हो गई। उसका वेलोसिटी वेक्टर उससे माइनस कर देते हैं उठा के, याद आया? Yes, sir. Yes, sir. वो वेक्टर की वजह से ही ऐसा हो रहा है। समझ गए कि नहीं? चलिए, अब Yes, sir. कुछ सीधी सीधी बातें, जैसे एक पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, एक पॉइंट बी है जिसका पोजीशन वेक्टर बी है, तो ए बी वेक्टर क्या लिखोगे? बी माइनस ए। अरे हाँ है ना? तो Yes. ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे? मॉड ऑफ बी माइनस ए। अच्छा, अब अगर हमने इसी में एक पॉइंट सी ले लिया जिसका पोजीशन वेक्टर सी है, जो इसको m/n में इंटरनली डिवाइड करता है, तो ये जो सी वेक्टर होगा ये क्या होगा? m टाइम्स ऑफ बी वेक्टर n टाइम्स ऑफ ए वेक्टर बाई m प्लस फॉर इंटरनल डिवीजन। नहीं समझे भाई? हो गया m टाइम्स ऑफ बी वेक्टर n टाइम्स ऑफ ए वेक्टर बाई m प्लस n, सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा, यही एक्सटर्नल अगर होगा तो माइनस हो जाएगा m टाइम्स ऑफ v वेक्टर माइनस है। इसका पोजीशन ए है, इसका पोजीशन बी है, और हमें ये वाला पॉइंट बताना है सी, जो कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, पोजीशन सी है, और सेम रेशियो है m/n। रेशियो से मेरा मतलब ये होता है ए सी बाई बी सी का जो मॉडुलस वेक्टर लेंथ है वो कितना है? m/n। अभी भी ए सी बाई बी सी का लेंथ कितना दे रखा है? m/n। तो अब डिवीजन कैसा है? एक्सटर्नल डिवीजन। तो अब अंतर सिर्फ कितना आएगा? सी का पोजीशन वेक्टर अभी भी m/b ही होगा, बट n/a ही होगा, बट बीच में क्या आ जाएगा? नहीं समझ रहे हो बात को?
सर एक्सटर्नल वाला फिर बता दिए। एक्सटर्नल में कुछ नहीं बेटा, वही डिवीजन एक्सटर्नल कर दिया है हमने। अच्छा ये पहले ये यहाँ तक समझे, इसका प्रूफ देंगे तब समझ जाओगे। एक्सटर्नल में कुछ नहीं था, ये और ये लेंथ m/n था, तो m इंटू बी वैक्टर n इंटू ए वैक्टर और बीच में माइनस लगा दिया। क्यों माइनस लगाया, अब इसका प्रूफ दे देते हैं। बढ़े आगे, यस सर। देख लो, इंटरनल वाला प्रूफ समझ लो तो एक्सटर्नल वाला समझ ही जाओगे। अब जैसे मैंने कहा कि ए था, इसका पोजीशन वेक्टर ए था, बी था, इसका पोजीशन वेक्टर बी था, तो पोजीशन का मतलब पोजीशन कहाँ से देनी होती है? ओरिजिन से। ओरिजिन का मतलब OA वेक्टर कितना दे रखा है ए, OB वेक्टर कितना दे रखा है बी। ये जो C वेक्टर आएगा जो इसको m/n में डिवाइड कर रहा होगा, इसकी पोजीशन भी कहाँ से दोगे? ओरिजिन। यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ। अब अगर आप ट्रायंगल रूल के हिसाब से चलो तो AC वेक्टर कितना आएगा, कोई बताएगा मुझे? AC वेक्टर सी वेक्टर माइनस सी ए माइनस वेक्टर ए। माइनस ए। अच्छा इसी के हिसाब से अगर चलो तो AB वेक्टर कितना होगा? बी चलो माइनस AC ए। बी वेक्टर माइनस ए। ये भी छोड़ो था, AC वेक्टर लिख लिया। यस सर इस पूरे वेक्टर की लेंथ अगर मैं x बोलूं तो इतने की लेंथ कितनी होगी? mx अपॉन m प्लस n mx अपॉन m प्लस n। अच्छा M ये जो AC वेक्टर होगा ये AB वेक्टर के पैरेलल होगा। यस सर। वेक्टर को हम m अपॉन m प्लस n इंटू AB वेक्टर बोल सकते हैं कि नहीं? यस सर इसका मतलब m अपॉन m प्लस n इंटू b माइनस a वेक्टर बोलेंगे कि नहीं? यही वेक्टर किसके बराबर होगा? c माइनस a के क्रॉस मल्टीप्लाई। तो mb वेक्टर माइनस ma वेक्टर इक्वल टू m प्लस n इंटू c वेक्टर माइनस ma वेक्टर माइनस mna वेक्टर। ma वेक्टर से ma वेक्टर कैंसिल, तो mb वेक्टर प्लस na वेक्टर अपॉन m प्लस n इज नथिंग बट c वेक्टर। कितने लोगों को समझ आया ये? अरे बोलो, नहीं समझे? समझ गए सर। यस सर। तो यहाँ इस पूरे प्रूफ में दो बातें इंपॉर्टेंट थी जो देखने वाली थी। एक तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले से इसको नोट कर लो, फिर वो दोनों बातें इंपॉर्टेंट है वो अलग से बता दूं। अच्छा यहीं पे एक्सटर्नल डिवीजन बता दूं साइड में, बोलो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या चेंज करोगे बताओ? अरे एक सेकंड नोट कर लो। m माइनस n अपॉन m लिखेंगे उसमें। ना ना, जैसे ये सॉरी ये ए है, यहाँ वही ये है और ये पॉइंट आपने सी लिया इस बार। तो अब जो रेशियो है उसमें ये वाला m लेंथ है और ये वाला n लेंथ है, हाँ या ना? इसका पोजीशन वेक्टर ए दिया हुआ है, इसका पोजीशन वेक्टर बी दिया हुआ है, इसका पोजीशन वेक्टर सी दिया हुआ है, यही तो है। यस सर। अब जो मैं आपसे पूछूंगा ए बी लेंथ अगर x है, ये लेंथ x है, सही है, तो AC लेंथ कितनी होगी इस बार? AC लेंथ m अपॉन m माइनस n। AC लेंथ कितनी भाई? अब जो AC बाई AB का रेशियो है, सॉरी AC बाई BC का रेशियो है वो m/n है। AC बाई BC का रेशियो m/n है, ठीक। और AB लेंथ x है, तो बताओ AC लेंथ कितनी होगी? रेशियो का क्वेश्चन है ये, बताओ। ऑप्शन m-n x बाई m, हाँ या ना? यस सर। अरे ये अगर m लैम्डा है, ये n लैम्डा है, यही तो है सिचुएशन, बोलो। सर m ऊपर सॉरी नहीं उल्टा आएगा। बोल दिया। n लैम्डा अपॉन, नहीं AC लेंथ ना, AC नहीं, अरे mx अपॉन m माइनस n ना, अभी सही बोला सर। देखो यस सर। कैसे भाई, ये पूरी समझा लेंथ यहाँ दीजिए। से यहाँ तक m लैम्डा है, यहाँ से यहाँ तक n लैम्डा है और ये x है। अरे बोलोगे तो x प्लस n लैम्डा इक्वल टू m लैम्डा हुआ, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई? x अपॉन m माइनस n। और हमें ये वाली, हमें कौन सी लेंथ चाहिए थी? AC लेंथ।
और AC लेंथ हमारे लिए कितनी है, m लैम्डा। AC लेंथ कितनी आ गई, mx अपॉन m माइनस n। आप समझे कि नहीं? यस सर। यस अब अगर यही डिवीजन एक्सटर्नल होगा, अगर यही डिवीजन हमारे लिए क्या होगा, एक्सटर्नल, तो क्या अंतर आएगा बताओ? अभी भी सारा वेक्टर थ्योरम तो सेम ही होगा ना। इसका मतलब Yes, अगर sir. मैं आपसे पूछूं कि AC वेक्टर है तो AC वेक्टर अब कितना होगा, m अपॉन m माइनस n इंटू AB वेक्टर। अच्छा, AC वेक्टर होगा C माइनस ए और ये वेक्टर होगा B माइनस ए अपॉन m माइनस n वेक्टर। अब जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो C इंटू m माइनस n इक्वल टू माइनस एम ए प्लस एन ए इक्वल टू एम बी माइनस एम ए और एम ए कैंसिल। अभी भी इसको उठा के इधर ले जाएंगे, तो जैसे इसको उठा के इधर ले जाओगे तो आंसर में क्या आ जाएगा, सेम चीज आ गई। माइनस दिखा कि नहीं सबको? इसीलिए एक्सटर्नल डिवीजन में ये क्या आ जाता है, माइनस। कितने लोगों को डिवीजन का कल्चर समझ आया पूरा? आ गया सर। आगे आपको सिंपल ये याद रखना है, अगर इंटरनल डिवीजन है तो प्लस लेना है, एक्सटर्नल डिवीजन है तो माइनस लेना, माइनस। बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं। डन है भाई। नोट कर लीजिए। ये सेक्शन फॉर्मूले की बात हो गई। नोट हो गया? कर रहे हो? कर रहे हैं। कर रहे हैं सर। नोट कर लो। फिर सेक्शन फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं क्वेश्चन में, तो फॉर्मूला हो गया। क्वेश्चन में क्या करते हैं उसकी बात अभी करते हैं। क्या क्या चीजें सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड जो हमें क्वेश्चन को, कैलकुलेशन को हैंडल करने में चाहिए, उनकी बात करेंगे। और सेक्शन फॉर्मूले में क्या क्या चीजें यूज की जा सकती हैं उसकी बात करेंगे। तो थोड़ा स्क्रॉल कर दीजिए नीचे। चलो, सेक्शन फॉर्मूला ही आज हो पाएगा। कल कितनी क्लास है, एक या दो? एक है। एक दो एक सुबह थी। नहीं, सुबह तो तुम लोग की होगी ना। सर सुबह क्या पढ़ा? सुबह क्या करा दें बताओ, कुछ रिवाइज कराना वही करा दें। एक क्लास मेरी सुबह है तुम्हारे बैच में। हाँ, क्या करा दें बताओ? एक क्लास शाम को, शाम वाली तो कंबाइन ले लोगे तुम लोग, कर ले लोगे ना? यस सर। सुबह वाली क्लास में बताओ क्या करा दें, हम वही करा देते हैं। तो यही करा लीजिए हमारे में भी, किसी के आगे का मतलब। नहीं ना, फिर शाम को कराएंगे ना वो कंबाइंड। कोई नहीं, तुम्हारे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे कुछ। क्या कहते हो? चलो, सर क्लासेस इतना लेट आएंगे, सर ये वाली क्लास भी ज्वाइन करनी पड़ेगी। मतलब नहीं समझे हम क्या कह रहे हो? सर कोचिंग से आके थक के आएंगे, सर उसके बाद फिर ये वाली क्लास भी कैसे करेंगे? कोचिंग से कितने बजे आओगे? 3:45 पे 4:15 तक आते हैं सर घर। 3 बजे आ जाओगे? 5 बजे। 4:15 पे घर पहुंचते हैं। 5 बजे आ गए? 5:30 ठीक है। ये वाली क्लास कितने बजे शुरू होगी? 6:40 6:50 पे। अच्छा कर कर पाओगे? कर पाओगे? तो सो जाते हैं सर। सो जाना, लेक्चर रिकॉर्ड कर देंगे, देख लेना। ठीक। ठीक है। अभी सोने की उम्र है नहीं एक्चुअली, बाकी देख लो। चलो, सर एक सेकंड ऊपर कर दीजिए। अभी क्या है ना, तुम्हारे लिए दिन और रात सेम होने चाहिए। सर अभी क्या है बॉक्सेस ना, दिखा दीजिए। सर आपने कौन कौन? क्या बेटा? सर बॉक्सेस दिखा दीजिए, ऊपर आपने कहाँ कहाँ बॉक्स लगा है? बहुत स्लो लिखने लगे हो तुम लोग। हाँ देखो, चलो। सेक्शन फॉर्मूले का एप्लीकेशन मुझे लग रहा है कल ही हो पाएगा।
अगले वीक से हम ये चीज मैनेज कर देते हैं। अगले वीक से जो है अगर शाम को क्लास लेंगे तो सुबह नहीं लेंगे ना कुछ। तुम लोग को ऐसा करेंगे, कल वाली क्लास में हम टर्म 1 के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक? ठीक है। हो गया? देख सर लो। इसके ऊपर वाला एक बार बॉक्स दिखा दीजिए। कौन सा बॉक्स भाई? ऊपर कौन सा बॉक्स बना दिया है? यही तो बनाया सबसे ऊपर। अच्छा एक ही है, मुझे लगा सर दो बना है। ओके हाँ, हो गया। चलो हो गया सेक्शन, आगे बढ़े। तो अब देखो सेक्शन फॉर्मूले में हम क्या क्या सीखे। पहली चीज तो हम सीखे कि आज के बाद अगर हमें रेशियो निकालना हो m/n, ए का पोजीशन वेक्टर ए हो, बी का पोजीशन वेक्टर बी हो, तो हम रेशियो कभी m/n नहीं मानेंगे। हम हमेशा रेशियो लेंगे λ/1 - लैम्डा। इसका बेनिफिट क्या होगा, जो हमें सी वेक्टर लिखना होगा, है ना, वो सी वेक्टर हम डायरेक्ट लिखेंगे λ/b वेक्टर प्लस 1 - लैम्डा इंटू ए वेक्टर। तो इसके बाद हमें वो जो λ+1 वाली चीज है वो नहीं आएगी, और जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, λ/1 - ये पहली इंपॉर्टेंट चीज है, तो ध्यान रखिएगा। मतलब अगर हमें ए बी सेगमेंट में कोई पॉइंट सी अज्यूम करना है जो इसको किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो रेशियो लेंगे λ/1 - लैम्डा। नहीं समझे मेरी बात? अब आज के बाद वो आप m और n दो वेरिएबल नहीं लेंगे, समझ रहे हो कि नहीं? सर आपने इसमें बेनिफिट क्या बताया? m और n दो वेरिएबल नहीं लेंगे, हम हमेशा सिर्फ एक वेरिएबल लेंगे, क्या, लैम्डा। नहीं समझे? Yes. और उसी एक वेरिएबल में हम अपना आंसर लिख दिया करेंगे। क्लियर है? इससे पहले दो वेरिएबल चाहिए ना, m और n, अब हम एक ही वेरिएबल लैम्डा लेंगे। उसमें क्या होगा, यहाँ पर जब ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा हर बार। बट याद रखना लैम्डा की वैल्यू रेशियो नहीं होगा, रेशियो होगा λ/1 - लैम्डा। अच्छा, कुछ बुक्स इसको ऐसे कहती है, मैं इसी मेथड को प्रेफर करता हूँ। कुछ बुक्स इसको ऐसे भी कह देती है, जैसे ए पॉइंट ए लिया, बी पॉइंट बी लिया, बीच में एक पॉइंट सी लिया, इसको λ/1 में ले लिया। अब जो रेशियो हुआ वो लैम्डा ही हो गया। अरे बोलो भाई। बट अब जो सी वेक्टर आप लिखोगे वो क्या लिखोगे, λ/b प्लस a अपॉन λ+1। इसमें भी कैलकुलेशन ज्यादा होता है। ये एजम्पशन लेने के बाद आपका कैलकुलेशन सबसे मिनिमम होगा। नहीं समझे? तो नहीं समझे। मतलब ये रेशियो एज्यूम, मान लो आपको ये नहीं निकालना सर, है कि ये वाला दूसरा वाला आ गया। पहले वाले में सर मान लीजिए अगर दिया हुआ है कि CB 2:3 है, तो हाँ। लैम्डा क्या लेंगे हम इसे? अगर ये रेशियो 2:3 है तो मल्टीप्लाई करके लैम्डा ले लो। अबे लैम्डा निकालना होगा, रेशियो नहीं दिया होगा, रेशियो निकालना होगा तो आप लैम्डा एज्यूम करोगे। अभी क्वेश्चन कराएंगे ना, तो क्यों परेशान हो रहे हो? अच्छा सर। सर अभी कराएंगे तुमको, तो ये बताएंगे कि एजम्पशन जब पॉइंट सी का लेना होता है तो रेशियो या तो ये लोगे या ये लोगे, m/n नहीं लोगे। इस वाले एजम्पशन में कैलकुलेशन सबसे कम होता है। इसमें भी कैलकुलेशन कई बार अच्छा आती सर। है, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर गायब हो गया ना, हर चीज न्यूमरेटर में चलेगी, तो वैसे भी कैलकुलेशन कम हो जाएगा। ठीक, अभी जब यस सर। इसका यूज करेंगे तब समझेंगे, बट रेशियो को ऐसे हैंडल करते हैं ये बता। अच्छा, दूसरी चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये थी, जो आपने अभी लिखी, कि अगर ये ए और ये सी है और ये m/n रेशियो है, सही है, तो ये जो AC वेक्टर होता है वो m/m+n टाइम्स होता है AB वेक्टर का, और जो ये BC वेक्टर होता है, कौन सा वेक्टर, BC नहीं, CB वेक्टर, पैरेलल चाहिए ना, CB वेक्टर, वो n/m+n होता है AB वेक्टर। ये बात समझे कि नहीं आप लोग? यस सर। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो ये पूरा वेक्टर A वेक्टर है और आपने कहा A, और ये एक पॉइंट C लिया जो इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, और AB वेक्टर जो है वो A वेक्टर है, तो AC वेक्टर कितना होगा, 2/3 टाइम्स ऑफ A वेक्टर, और जो CB वेक्टर होगा वो कितना होगा, A वेक्टर बाई 3। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, बात समझे कि नहीं? ये लिखना आना चाहिए क्योंकि इसका यूज होता है। अब यही अगर एक्सटर्नल डिवीजन, इसी की हेल्प से तो प्रूफ किया ना अभी हमने। अच्छा, यही चीज अगर एक्सटर्नल डिवीजन में चल रही हो तो क्या चेंज किया था मैंने, ए बी, और ये पॉइंट एक्सटेंड करके सी लिया था, और अभी भी हमें AC/BC कितना दिया था, m/n। तो अब अंतर क्या था, अगर AB वेक्टर के टर्म में ही लिखना हो, AC वेक्टर अब क्या लिखोगे,
m टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर अपॉन m माइनस n। और यही अगर हमें क्या लिखना हो, बी सी वेक्टर लिखना हो तो क्या लिखोगे, n टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर अपॉन। कितने लोग ये बात समझ रहे हो? यस सर। ये ध्यान रखिएगा, कई बार हमें वेक्टर लिखना पड़ जाता है। हो गया? तो वो लैम्डा और लैम्डा -1 वाला एक बार बस बॉक्स दिखा दीजिए। अब देख लो, उसका टाइम ही खत्म हो गया। इसका यूज अगली क्लास में ही पढ़ाएंगे। सर ये सर इंटरनल में ही यूज होगा लैम्डा और 1 - लैम्डा? इंटरनल में ही करोगे, क्योंकि इंटरनल में ही 1 जा पाओगे ना, एक्सटर्नल में तो 1 से बड़ा हो जाएगा ना। और ये तो Yes. इंटरनल एक्सटर्नल की थ्योरी है यार। अगर रेशियो की वैल्यू +½ आ रही है तो इसका मतलब 1:2 का डिवीजन है, कैसा इंटरनल। अगर रेशियो की हाँ, वैल्यू सर। -½ आ रही है तो माइनस साइन सिर्फ ये बताता है कि डिवीजन इंटरनल नहीं एक्सटर्नल एक्सटर्नल है। है। और रेशियो 1:2 है, वो तो ओके है, कोई दिक्कत। अब जैसे ये बात अंडरस्टूड है बाय ज्योमेट्री। जैसे मान लो आपने ये कहा कि ए और बी 2 पॉइंट है, आपको एक पॉइंट सी एक्सटर्नली लेना है, और जो ये ए सी बाई बी सी का रेशियो है m/n वो 1 से बड़ा है, तो पॉइंट बी क्या वे होगा। और अगर ये ए और बी पॉइंट है और ए सी बाई बी सी का जो रेशियो है वो 1 से छोटा है, तो जो पॉइंट होगा वो ए क्या वे होगा। ये समझे मैं क्या बोल गया है? ऑब्वियसली ए सी बाई बी सी का रेशियो 1 से बड़ा है, तो ए सी लेंथ बड़ी होगी ना, तो पॉइंट बी के आगे आएगा। और अगर ए सी बाई बी सी का जो रेशियो है वो 1 से छोटा है, यानी ए सी लेंथ बी सी से छोटी माइनस? होगी, तो पॉइंट ए क्या आएगा। हाँ पूछो क्या कर रहे हो? माइनस में आएगा। अबे रेशियो मैग्नीट्यूड वाइज होता है, गधे हो क्या एकदम से। रेशियो में क्या लेते हो? अच्छा, हाँ सर, सॉरी। अरे यार तुम भी मतलब ऐसी बात करोगे तो कैसे चलेगा। तो वो माइनस वाला पॉइंट क्या था कि माइनस में आता है जब? अगर रेशियो की वैल्यू -½ आई तो माइनस का सेंस सिर्फ ये होता है कि रेशियो ये डिवीजन externally कैसा है। है, बस। रेशियो तो 1:2 ही है अभी भी। -½ का मतलब सिंपल ये है कि रेशियो इंटरनल नहीं, कैसा है, एक्सटर्नल, बस। यस। ये ज्योमेट्रिकली चीजें हैं। कई बार हमें ए के आगे पॉइंट लेना पड़ेगा, कई बार हमें पॉइंट यहाँ लेना पड़ेगा, कई बार हमें पॉइंट, तो वो हमें पता होना चाहिए कब यहाँ पॉइंट लेंगे कब यहाँ। अगर रेशियो 1 से बड़ा है और डिवीजन एक्सटर्नल है तो पॉइंट बी क्या वे होगा, क्योंकि एसी डिस्टेंस बीसी से बड़ी होगी। और अगर एसी डिस्टेंस बीसी से छोटी, मतलब रेशियो 1 से छोटा है और डिवीजन एक्सटर्नल है, तो पॉइंट ए क्या वे होगा। आप समझे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? यस सर। हाँ, और वेक्टर कैसे लिखते हैं ये बताना चाह रहा था। चलो इसके आगे हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं कल शाम को। ठीक है तो यस सर। यस सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू अरे सर। शिवांश, तुम्हें एरिया वाला लेक्चर कल का चाहिए था ना? यस सर। वो मेरी उसमें पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट। हाँ हाँ सर, बात हो गई। सर ये इसके नोट्स भेज दीजिएगा, यही वाले। हाँ, लास्ट ये पेज तो सेंड कर दीजिए। अभी भेज देंगे। एरिया वाला। चलो।